बात करते हैं अब सरस्वती पत्रिका और खड़ी बोली आंदोलन की। जो सरस्वती पत्रिका है जिसका कि संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कई वर्षों तक चला है, उस सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में जो हिंदी भाषा है उसको एक अपूर्व समृद्धि प्राप्त। डॉक्टर रामरतन भटनागर के अनुसार भारतेंदु जी ने खड़ी बोली भाषा में सबसे पहली कविता रची और खड़ी बोली हिंदी का पहला साहित्यिक काव्य भारतेंदु ने 1881 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित कुछ पंक्तियों में किया। साथ के पत्र में उन्होंने लिखा कि प्रचलित साधु भाषा में कुछ कविता भेजी है, देखिए कि इसमें क्या असर है और किस उपाय को आलंबन करने से इस भाषा में काव्य सुंदर बन सकता है। 3 मिनट छंदों में यह अनुभव करने के लिए कि किस छंद में इस भाषा का काव्य अच्छा होगा, कविता लिखी। मेरा चित्त इसमें संतुष्ट ना हुआ और न जाने क्यों ब्रज भाषा से मुझे इसके लिखने में दूना परिश्रम। तो ये जो वक्तव्य था ये भारतेंदु जी के विषय में रामरतन भटनागर जी ने दिया। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का जन्म और कुछ वर्षों के बाद इसका संपादन भार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथ। यदि हम थोड़ा सा इस विषय को कहीं ये देख करके ले कि किस प्रकार जो सरस्वती पत्रिका है उसका संपादन कैसे आरंभ हुआ और कहाँ हुआ और किस तरह ये द्विवेदी जी के हाथों में आया, इस पर थोड़ा सा विचार करें तो ज्ञात होगा कि क्या यात्रा सरस्वती के यहाँ तक आने की। तो सरस्वती पत्रिका की जो एक कहना चाहिए कि यात्रा है, अगर देखते हैं तो सरस्वती पत्रिका का आविर्भाव 1900 ईस्वी में हुआ और 1900 ईस्वी से लगातार प्रतिवर्ष दर्जनों पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती रही। इनमें से प्रमुख साहित्यिक मासिक पत्रों की मान्यता और विवेचना आवश्यक रही। हमने देखा कि इंडियन प्रेस प्रयाग के संस्थापक श्री चिंतामणि घोष ने अगस्त सन 1899 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा से यह अनुरोध किया कि सचित्र हिंदी मासिका पत्रिका सरस्वती के संपादन का भार ग्रहण किया जाए और इस अनुनय पर 21 अगस्त 1899 ईस्वी को सभा की प्रबंध समिति में विचारार्थ विषय की 23वीं संख्या पर स्थान के लिए प्राप्त 4 पुस्तकों की सूचना बनी और अंतिम प्रस्ताव स्थापित के बाद धन्यवाद प्रकाश दिया गया। उस दिन सभा के कार्य विवरण पंजिका पर जो निर्णय अंकित हुआ उसमें लिखा था कि इस विचार को हम आगामी अधिवेशन के लिए उपस्थित करें। आगामी जो सभा थी वो 11 सितंबर 1899 ईस्वी की समिति श्री गोविंद दास जी के अध्यक्षता में संपन्न हुई और तब ये निर्णय लिया गया कि जो इंडियन प्रेस है वह सचित्र मासिक पत्र संबंधी संपादन का या किसी कार्य का भार नहीं ले सकती, परंतु इंडियन प्रेस को सभा राय देती है कि भाषा के उपकार के लिए वह ये कार्य करे और यदि इंडियन प्रेस के स्वामी चाहें तो सभा उन्हें योग्य संपादक का नाम बता सकती है जो संपादन का कार्य करने में उपयुक्त है। तो ये सारी बातें हुई और इन सब को विचार के लिए छोड़ दिया गया। अपने विशिष्ट कार्य करने की प्रणाली के कारण सभा जो है विश्व विख्यात हो चुकी थी और 1893 ईस्वी से लेकर 1999 ईस्वी तक सभा ने अनेक प्रयत्नों से और अदालतों में हिंदी और नागरी के व्यवहार की सरकारी आज्ञा प्राप्त करी और आज की सभा अत्यंत दृढ़ता से हिंदी का प्रचार प्रसार करने में अग्रणी है। तो इसके बाद धीरे धीरे इंडियन प्रेस का 14 अक्टूबर को एक पत्र उपस्थित किया गया और उसमें ये निश्चय किया गया
कि जो 5 ये महानुभाव हैं वो इस संपादक समिति के लिए कार्य करें। उनमें 5 नाम थे: बाबू जगन्नाथ रत्नाकर, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राधा कृष्ण दास, पंडित किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू कीर्तिदास खत्री। तो इस प्रकार से ये 5 नामों के द्वारा जो इसका संपादन कार्य था उसका भार सौंपने की बात की। तो ये 5 जो संपादक हैं वो सरस्वती के जो संपादन सूची थी उसमें इनका नाम अंकित रहा। और फिर इसका आवरण पृष्ठ तैयार हुआ। आवरण पृष्ठ पर साहब सादे आकर्षण के अतिरिक्त हिंदी के 4 जो स्तंभ थे वो चारों कोनों में वृत्ताकार चित्र उनका छपा। ऊपर की ओर जो है वो उसमें सूरदास जी, तुलसीदास जी के नाम अंकित थे और नीचे की तरफ शिव प्रसाद सितारे हिंद और भारती हरिश्चंद्र जी इनके सचित्र वर्णन थे। बीच में साक्षात सरस्वती जी का मोहक चित्र था और उसी के नीचे देवनागरी लिपि में साक्षात सरस्वती ये लिखा था। काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा ये अनुमोदन जो है प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ और ये जो इसका पूरा आवरण पृष्ठ तैयार हुआ इसको मान्यता प्राप्त हुई। इसके बाद सरस्वती का जनवरी 1900 ईस्वी में प्रथम अंक निकला और ये जो प्रथम अंक प्रकाशित हुआ ये प्रथम अंक हिंदी की बहुत सारी विशेषताओं को लेकर के जो मौलिक विशेषताएं थी उनको लेकर के अवतीर्ण हुआ। सरस्वती को संपादन कला में नागरी प्रचारणी सभा के संचालकों का विशिष्ट योगदान प्राप्त था। विषय चयन करना है, सामग्री उसमें क्या डालनी है, संपादन की क्या उसमें व्यवस्था है, तो ये सारी चीजें जो है वो उसमें बड़े ही चाव से की गई और संपादन में सभा की कलम का उपयोग सरस्वती के लिए किया गया। प्रथम अंक में सरस्वती के अचल और दिगंत व्यापनी स्थायित्व की घोषणा की गई। 1 साल तक सरस्वती इसी संपादन समिति के निर्देश पर निकलती है। सरस्वती के दिसंबर सन 1900 ईस्वी के अंक में श्री चिंतामणि घोष जी ने प्रकाशक का निवेदन इस शीर्षक में अपूर्व और मार्मिक विचार व्यक्त किए। उन्होंने अनेक प्रकार के जो टीकाकार थे और अनेक प्रकार के जो विचारक हैं उनको इसमें लिया। इसी के साथ साथ अनेक प्रकार के कटाक्षों के प्रहार से जो लोग सरस्वती को नष्ट करने के लिए उतारू थे उनकी भी चर्चा की और सरस्वती को आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण के लिए सभा से अनुमोदन और प्रतिष्ठा जो प्राप्त हुई वो 1902 में प्राप्त हुई और इसके बाद केवल बाबू श्याम सुंदर दास ही इसके संपादक थे। तीसरे वर्ष में डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा सभा के अन्य जो सदस्य हैं वो अपने व्यस्ततम जीवन में हिंदी के अन्य निर्माणात्मक कार्य में लगे रहे तो वो उसकी सेवा आगे ना कर सके। दिसंबर सन 1902 ईस्वी में सरस्वती अंक में विविध वार्ता के प्रसंग में जो है ये निवेदन किया गया कि दूसरे और तीसरे वर्ष में जो इसका संपादन का भार है वो पूरा मेरे ऊपर रहा, परंतु अब चौथे वर्ष में जो इसके संपादन का भार है वो प्रसिद्ध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अधीन रहेगा। तो सरस्वती के इस परिवर्तन का जो कारण था वो सभा द्वारा संपादन के लिए समय का अभाव रहा और सभा और डॉक्टर श्याम सुंदर दास नाम के लिए सरस्वती का संपादन नहीं करना चाहते थे, इसलिए सरस्वती के प्रति जो उनकी सहानुभूतिमय दृष्टि थी वो सरस्वती की उन्नति के लिए हिंदी का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। तो द्विवेदी जी झांसी में रहकर सरस्वती का संपादन करते थे और सन 1903 ईस्वी में सभा के द्वारा जो अनुमोदन किया गया उस प्रतिष्ठा का उपयोग सरस्वती में सदैव आवरण पृष्ठ पर किया गया और 1905 ईस्वी तक यह प्रतिष्ठा प्राप्त करने का सौभाग्य सरस्वती को मिला, परंतु कुछ सैद्धांतिक विवादों को लेकर सभा ने दुख के साथ सरस्वती के प्रकाशक के अपवादपूर्ण लेखकों को छापने से न रोक सकने के कारण अपना संबंध तोड़। इसके बाद हिंदी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित सरस्वती का अपना एक मौलिक ठोस और महत्वपूर्ण स्थान बना। सरस्वती के प्रथम अंक में संपादन समिति सदस्यों ने अपनी रचनाएं छपवाकर
सरस्वती को एक हार्दिक प्रतिष्ठा प्रदान की थी। सरस्वती के द्वारा केवल आधुनिक हिंदी साहित्य का ही निर्माण नहीं हुआ, अपितु भाषा के इतिहास में उसका निश्चित और विशिष्ट स्थान बन गया। वर्तमान हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखकों ने सरस्वती के माध्यम से हिंदी में लिखना आरंभ किया, और आज भी हिंदी के जो प्रतिष्ठित लेखक हैं वो अधिक ज्ञानार्जन सरस्वती की पुरानी जो कृतियां हैं उनसे करते हैं। सरस्वती साहित्य की चिर यशस्विनी एक कृति बन गई और उसकी सेवाएं स्वर्णाक्षरों में चिरस्मरणीय हो गई। खड़ी बोली में कविता लिखने की प्रेरणा जो प्राप्त होती है वो सरस्वती से प्राप्त होती है। सरस्वती ने ही उसे प्रौढ़ता प्रदान की, सरस्वती ने ही हिंदी को विकास प्रदान किया। देश की जनता के लिए एक साहित्यिक भाषा का जो विशाल मंच है वो सरस्वती ने स्थापित किया। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक भाषा के विशाल जंगल को काट छाट कर जो एक उपजाऊ धरती बनाने का कार्य है वो सरस्वती के द्वारा किया गया। सरस्वती में प्रकाशित रचनाओं में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर इतिहास लिखने की समस्त सामग्रियां बिखरी हुई हैं, और साहित्य का अभ्युदय और निश्रेयस के कारण उनके अर्थों में जो सरस्वती विद्यमान है, तो सरस्वती के द्वारा इन सबको जो उसमें आलोचक आदि हैं उन सब के माध्यम से आधुनिक युग और द्विवेदी युग की स्थापना का प्रमाण बनता है। और सरस्वती की तुलना में भारत की किसी भी भाषा की एक भी ऐसी पत्रिका नहीं जो कि टिक सकती। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल की मान्यता है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्षों में सरस्वती ही सबसे अच्छी पत्रिका थी जिसने हिंदी भाषा की अपूर्व और अनुपम सेवा की। तो स्वर्गीय निराला जी ने भी सरस्वती के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि जिसकी हिंदी के प्रकाश के परिचय के समक्ष में आंखें नहीं मिला सका और लजाकर हिंदी शिक्षा के संकल्प से कुछ दिनों बाद देश से विदेश पिता के पास चला गया था, और उस हिंदी हीन प्रांत में बिना शिक्षक के सरस्वती की प्रतियां लेकर पद साधना की और हिंदी सीखी। तो वो सरस्वती पत्रिका है कि विदेश जाकर भी सरस्वती का अध्ययन किया। तो सरस्वती पत्रिका को जन्म देने का जो श्रेय है वो इंडियन प्रेस के अलावा काशी नागरी प्रचारण सभा को था, और सभा के तत्वाधान में ही ये पहली पत्रिका निकलती थी। द्विवेदी जी स्वयं सभा के सदस्य रहे। किसी हद तक यह टक्कर सभा में सभा से नहीं बल्कि श्याम सुंदर दास जी से रही। द्विवेदी जी की तरह श्याम सुंदर दास जी भी हमेशा से हिंदी भाषा और साहित्य के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाले व्यक्तित्व थे, और नागरी प्रचारणी सभा ने अपने अभ्युदय काल में जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसका श्रेय सबसे अधिक श्याम सुंदर दास जी को जाता है। इसके बाद में द्विवेदी जी में भी अधिकार भावना अत्यधिक थी। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को सचेत किया था कि आगे से आप सरस्वती के लिए लिखना चाहें तो इधर उधर अपनी कविताएं छपवाना छोड़ दीजिए। जिस कविता को हम चाहें उसे छापेंगे, जिसे ना चाहें उसे ना कहीं दूसरी जगह छपाइए, ना किसी को दिखाइए, ताले में बंद करके रखिए। ऐसे जो उद्गार हैं ये द्विवेदी जी के मैथिली शरण गुप्त जी के प्रति थे। और कामदा प्रसाद गुरु सरस्वती के प्रमुख लेखकों में से थे, और सरस्वती के जो द्विवेदी स्मृति अंक में कामदा प्रसाद गुरु ने अपने लेख में बताया कि नागरी प्रचारणी सभा में उन्हें हिंदी व्याकरण लिखने का काम जो है वो द्विवेदी जी ने दिया और उसकी सिफारिश उनके पास सौंपी। व्याकरण लिखते समय गुरु जी के सामने ये प्रश्न आया कि द्विवेदी जी कई सारे प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग की आलोचना की जाए या ना की जाए, उनके व्याकरण का संशोधन किया जाए ना किया जाए। तो जो समिति बनाई गई उसके सभापति द्विवेदी जी ही थे। इस संबंध में गुरु जी ने लिखा कि इस समिति की बैठक काशी में हुई थी, जहां द्विवेदी जी ने मेरे विशेष आग्रह पर सहर्ष पधारने की कृपा की थी, और नियमों पर वाद विवाद होते समय मैंने द्विवेदी जी से उनके कुछ चिंतनीय प्रयोगों की चर्चा भी की, जैसे राजे, योद्धे, जुदा जुदा नियम, हजारा इत्यादि। तो इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे जिन प्रयोगों को अशुद्ध समझते हैं उनकी स्वतंत्रता से समालोचना कर सकते हैं। ऐसे प्रयोगों का मैंने अपने व्याकरण में उचित खंडन मंडन कर दिया है, और उनके विषय में उन्होंने कभी कुछ नहीं सुना।
तो ये द्विवेदी जी के प्रति जो कामता प्रसाद गुरु का एक सम्मान था, आदर था, वो भी दिखाई देता है। और ये भी पता चलता है कि द्विवेदी जी कोमलता और कठोरता दोनों का एक स्रोत थे, और यह स्रोत था हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनकी निष्ठा का। तो इसलिए उन्हें हिंदी के प्रति निष्ठा थी, तो उस निष्ठा का पालन करने के लिए वो जो सही समझते थे वो करते थे। उन्हें इसमें भी कोई दो राय नहीं थी कि कोई उनमें अगर कोई त्रुटि निकाल रहा है तो उस त्रुटि पर वो गौर करे। तो ये जो एक भाव था वो द्विवेदी जी के अंदर विद्यमान था। और जो पत्रिका सरस्वती पत्रिका रही, उसके माध्यम से उनका प्रयास यही रहा कि हिंदी जो भाषा है वो अपनी सर्वशक्ति के साथ प्रस्तुत हो। सरस्वती की लोकप्रियता का कारण भी यही था कि हिंदी नव जागरण की अपनी एक शक्ति थी, और ये जो शक्ति बिखरी हुई थी, द्विवेदी जी ने युगांतकारी भूमिका के माध्यम से इस बिखरी हुई शक्ति को एक पत्रिका के माध्यम से एकताबद्ध किया था, उसे सूत्रबद्ध किया था। तो हिंदी में हालांकि सरस्वती से पहले उसके साथ-साथ और उसके बाद बहुत सी पत्रिकाएं निकाली गई और निकलती रहीं, पर किसी भी पत्रिका में हिंदी लेखक अपनी रचनाएं छपवाने के लिए आतुर या उत्सुक नहीं दिखाई देते थे, जैसे कि उनका आतुर भाव एक सरस्वती के प्रति था। क्यों? क्योंकि सरस्वती में उनके लेखकों की उन लेखों की जो लेख उसमें छपते थे, तो जो भी भाषा में अशुद्धता होती थी उसका परिष्कार द्विवेदी जी के द्वारा किया जाता था। पर द्विवेदी जी के द्वारा संपादित सरस्वती के पुराने अंक यदि उठाकर देखे जाएं और किसी भी नई पुरानी पत्रिका के अंकों से मिलाए जाएं, तो ज्ञात होता है कि पुराने ही चुकने पर भी इन अंकों में सीखने समझने के लिए अन्य नवीन पत्रिकाओं की अपेक्षा कहीं अधिक सामग्री है। तो सरस्वती सबसे पहले ज्ञान की पत्रिका थी, वह हिंदी नव जागरण का मुख्य पत्र थी और मुख्य स्रोत थी, और हिंदी भाषी जनता की सर्वसामान्य और जातीय पत्रिका थी। तो ज्ञान की पत्रिका होने के अतिरिक्त ये कलात्मक साहित्यिक पत्रिका भी थी, और ऐसी साहित्य जो कि रीतिवादी रूढ़ियों का नाश करके नवीन सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप रची जा रही थी। इसलिए उसने हिंदी साहित्य में और उसके बाहर व्यापक स्तर पर भारतीय साहित्य में वह प्रतिष्ठा प्राप्त की जो 20वीं सदी में अन्य किसी भी पत्रिका को प्राप्त नहीं हुई। प्रेमचंद और कृष्ण बिहारी मिश्र द्वारा संपादित माधुरी और निराला द्वारा संपादित सुधा, पुनः प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस और अपने अपने ढंग की विशिष्ट पत्रिकाएं थी, पर सरस्वती की तरह जो गौरव प्राप्त हुआ है सरस्वती को, वो किसी पत्रिका को प्राप्त नहीं था। क्यों? क्योंकि सरस्वती जो पत्रिका रही उसका मूल उद्देश्य था हिंदी के पाठकों का मनोरंजन करना और उसके साथ साथ भाषा को सुव्यवस्थित करना। यही नहीं अपितु सरस्वती का उद्देश्य था कि उसमें हिंदी की वृद्धि तो हो ही, साथ ही जो यथार्थ है, वास्तविकता है, उसका भी चित्रण किया जाए। और इस समय के लेखकों की लेखनी को उत्साहित और उत्तेजित करने का कार्य जो किया गया वो सरस्वती पत्रिका के द्वारा ही किया गया। यह पत्रिका अपनी लोकप्रियता के कारण सभी लेखकों को कुछ लिखने के लिए उत्साहित करती रही, और लोकप्रियता के कारण सभी लेखक उत्तेजित रहे कि हम अपनी विशिष्ट आलेख जो है इस पत्रिका के माध्यम से छपवाएं। और प्रारंभ में तो सरस्वती पत्रिका सचित्र प्रकाशित होती थी, किंतु धीरे धीरे बाद में इसमें चित्रों का प्रकाशन समाप्त प्राय हो गया था, क्योंकि स्वरूप बदलता है, परिवर्तन होता है, और जो एक नवीनता है वो निरंतर आती ही रहती है। तो ये हमें सरस्वती पत्रिका में भी देखने के लिए मिली है। तो इस प्रकार जो सरस्वती का संपादन रहा है और जो उसमें हिंदी भाषा के लिए कार्य किया गया है द्विवेदी जी के द्वारा, वो अविस्मरणीय है। द्विवेदी जी ने स्वयं साहित्य सृजन का नियंत्रण किया, और महादेवी वर्मा के शब्दों में आचार्य द्विवेदी की तुलना राष्ट्रीयता और गांधी जी से की जा सकती है, क्योंकि जैसा कार्य राष्ट्र के लिए गांधी जी ने किया वैसा ही राष्ट्रभाषा के लिए द्विवेदी जी ने किया। किंतु गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्र अखंडित हुआ तथा द्विवेदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रभाषा अखंडित हुई। तो द्विवेदी जी ने सरस्वती द्वारा हिंदी साहित्य में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रचार किया। डॉक्टर आशा गुप्ता के शब्दों में नवंबर 1905 ईस्वी की सरस्वती में द्विवेदी जी ने भाषा और व्याकरण नामक लेख लिखा, जिसके बाद भाषा की शुद्धि और लेखकों का ध्यान गया,
और इस चर्चा ने उग्र रूप धारण कर लिया। और इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने लेखकों के पत्र व्यवहार, प्रूफ संशोधन और सम्यक पर्यवेक्षण के द्वारा रचनाओं को काट छाट कर सुधारने का भी भागीरथ प्रयत्न किया। तो डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल इस इस पर अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि द्विवेदी जी ने केवल सरस्वती में छपने के लिए आने वाली रचनाओं में ही संशोधन नहीं किए, वरन अन्यत्र किसी भी रूप में प्रकाशित होने वाली जो रचनाएं थी उनमें भी त्रुटि देकर वे चुप नहीं रह सकते थे। सरस्वती पत्रिका ने भाषा के परिष्कार के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यदि हम देखें तो जो सरस्वती का दूसरा अंक एक प्रकाशित हुआ है, उसके विषय में हम यहाँ बात करें तो जो सरस्वती का द्वितीय चरण था, उसका जो उद्देश्य रहा उसकी बात करें तो जनवरी 1903 से, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन संभाल लिया था और यहाँ से पत्रिका के प्रत्येक लेख एवं विभाग में द्विवेदी जी की प्रतिमा की छाप जो है वो चारों ओर प्रसार और प्रचार के द्वारा मतलब कि बढ़ने लगी थी। और विषयों की जो अनेक रूपता है, जैसे कि वस्तु योजना है, संपादकीय टिप्पणी है, पुस्तक परीक्षा है, चित्र परिचय है, साहित्य समाचार के व्यंग चित्र हैं, मनोरंजक सामग्री है, बाल वनितोपयोगी है। तो ये सारी रचनाएं और प्रारंभिक विषय सूची आदि, पूर्व संशोधन आदि सभी में सर्वत्र जो संपादन कला है वो विज्ञ द्विवेदी जी के व्यक्तित्व को और उनकी अभिनवता को, उनकी मौलिकता को और उनके साथ साथ उनकी दूरदर्शिता को स्पष्ट करती थी। तो सरस्वती, और इसीलिए सरस्वती का जो कार्यभार है, पूरा संपादन भार है, वो द्विवेदी जी पर रहा और इसके बाद से लगातार चलता ही रहा। तो संपादक की स्थिति के से मुख्य जो आदेश उन्होंने अपने लिए निश्चित किए अपने लिए, वो था एक समय की पाबंदी। मतलब जो एक संपादक की स्थिति के आधार पर उन्होंने 4 अपने लिए नियम गढ़ लिए कि एक तो समय की पाबंदी रहेगी और जो मालिकों का विश्वास भाजन बनना है, जितने भी मतलब के उसके पत्रिका से जुड़े हुए सदस्य हैं, और अपने हानि लाभ की परवाह न करके पाठकों के हानि लाभ पर ध्यान देना है और न्याय पथ से कभी भी विचलित नहीं। तो ये 4 स्तंभ उन्होंने स्वयं के लिए मानव गढ़ लिए और उपयुक्त आदर्शों का निर्वाह उन्होंने अपने सरस्वती संपादन काल में पूरी दृढ़ता के साथ किया। उन्होंने अत्यंत दृढ़ता पूर्वक सरस्वती के उद्देश्यों की रक्षा की और अपने हठ और आग्रह के चलते कभी भी स्वामियों को उलझन में नहीं डाला। अतः उनकी सरस्वती जो सेवा है वो निर्बाध तथा निरंतर फलती फूलती। सरस्वती के संपादन को प्रयोजन के अनुसार अभिनव गरिमा से अभिमंडित करने के लिए ही मानो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने सामने 2 साहित्यिक उद्देश्य रखे। पहला तो ये था कि पत्रिका की भाषा हमेशा शुद्ध रहेगी और दूसरा था गद्य तथा पद्य की भाषा पृथक न होकर एक ही रहेगी। पहले उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सरस्वती में हिंदी भाषा और व्याकरण ये लेख लिखा और अपने दर्शन की नींव रखी। और इस लेख में जितनी भी, अभी ये बात पूर्व में भी आ गई कि जितने भी कृतियां आई उनमें अवतरण देकर उन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया कि हिंदी की तत्कालीन लेखन शैली में एक रूपता का अभाव, साथ ही उनमें व्याकरण की सामान्य और जो भयंकर अशुद्धियां भी हैं वो भी अवांछित। ऐसी स्थिति में भाषा की अस्थिरता दूर होनी चाहिए। तो 1903 से लेकर के 1909 ईस्वी तक की जो सरस्वती के अंक का अध्ययन होता है, उनसे ज्ञात होता है कि उनके इस अभियान से हिंदी गद्य तथा पद्य भाषा का भी जो परिमार्जन है वो होता चला। प्रत्येक अंक में नए लेखकों का जो है और खड़ी बोली कविता का जो परिमार्जन है वो निरंतर होता ही चला गया। उनके इस भाषा संस्कार की ओर शिक्षित पाठकों और लेखकों का ध्यान बड़ी तीव्रता से आकर्षित हुआ। इसके अतिरिक्त सरस्वती में रोचक, मनोरंजक और उपादेय सामग्री का समावेश निरंतर बढ़ता ही गया। पत्रिका के आकार प्रकार में वृद्धि हुई। राजा रविवर्मा तथा अन्य प्रसिद्ध चित्रकारों के चित्र प्रतिमान जो है प्रतिमास उसमें दिए जाने लगे।
प्रसिद्ध विद्वानों, वैज्ञानिकों, देशभक्तों के जीवन चरित्र, प्रसिद्ध नगरों, देशांतरों के महत्व स्थानों की यात्रा से हास्य व्यंग्य साहित्य तथा शिक्षा संबंधी लेख, खड़ी बोली की कविता से अलंकृत होकर प्रतिमास ये जो पत्रिका है वो निकलती है। पंडित नाथुराम शर्मा शंकर और बाबू देवी प्रसाद, पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न, बाबू मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों की कविताएं इस पत्रिका में प्रकाशित हुई। गद्य के लेख शुद्ध तथा सरस परिमार्जित भाषा में निकलते रहे। 1909 तक संपादक के अध्ययन साय से सरस्वती ने हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान एवं स्वरूप धारण किया। वह हिंदी की एक उत्कृष्ट मासिक पत्रिका ही नहीं बनी, बल्कि नवनिर्मित हिंदी साहित्य एवं साहित्यकार के लिए प्रेरणादायी भी बन गई। सरस्वती के निरंतर प्रगति पथ पर आरूढ़ रहने के कारण नए नए लेखक कवि उसकी ओर आकृष्ट होने लगे। अपनी क्रांतिकारी योजना में सफल होकर जो सरस्वती पत्रिका है उसने किस प्रकार नई उपलब्धियां अर्जित की, यह 1908 में सरस्वती के अंतिम अंक में संपादक द्वारा प्रस्तुत सरस्वती के मूल्यांकन से भली भांति विदित हुआ। यह मूल्यांकन वार्षिक विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित हुआ था और ये जो मूल्यांकन था इसमें सरस्वती ने अपनी इस जो पूरी यात्रा है उसमें क्या प्राप्त किया और किस प्रकार भाषा का परिमार्जन हुआ, इस सब पर एक विज्ञप्ति प्रस्तुत की गई। तो ये जो विज्ञप्ति थी, ये विज्ञप्ति जिस प्रकार से इसका वर्णन किया गया विज्ञप्ति का, उसमें बड़े संक्षिप्त रूप में ये बात कही गई कि क्या क्या सरस्वती पत्रिका ने इन 8 वर्षों में अर्जित किया। तो सरस्वती के निकलते हुए आज 8 वर्ष हुए हैं और अगले महीने से उसका नवा वर्ष आरंभ होगा। इस वर्ष सरस्वती ने हिंदी को कितनी सेवा दी, अपने पाठकों को कहाँ तक जो है मनोरंजन से जोड़ा, इस पर कुछ कहने का हमें अधिकार नहीं, लेकिन सरस्वती के प्रेमी पाठक ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये विज्ञप्ति दी गई और आगे इसमें कहा गया कि प्रचार वृद्धि यदि सफलता का चिन्ह माना जाए तो हम कह सकते हैं कि यथेष्ट नहीं है यह, तथापि आज 5 वर्ष से उसकी प्रचार वृद्धि उत्तरोत्तर होती ही जा रही है और किसी समय थोड़ी हुई, किसी साल अधिक हुई, लेकिन इस साल एक बात स्मरण करने योग्य यह हुई कि सरस्वती ही के रंग ढंग के 2 एक मासिक पत्र हिंदी में और निकले और इससे सूचित होता है कि सरस्वती का रूप रंग आकार और लेख निर्वाचन लोगों को अधिक पसंद आया है। सरस्वती के लिए यह बड़े गौरव की बात है। गत वर्ष 32 पूरे पृष्ठ के खड़े बड़े चित्र निकले थे और 50 छोटे चित्र इसमें प्रकाशित हुए थे। इस साल चित्रों का नंबर बढ़कर 118 हो गया है और कुल मिलाकर 80 चित्र बड़े निकले हैं। तो इस प्रकार से बहुत लंबी ये विज्ञप्ति थी और यदि कोई चित्र की कीमत आधा आने रखी जाए तो सिर्फ चित्रों की कीमत ही 5-4 रुपए होगी, 3.25 रुपए होगी और पृष्ठ संख्या भी इस साल गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रही। गत वर्ष कुल 500 पृष्ठ की पत्रिका प्रकाशित हुई, इस वर्ष 520 पृष्ठ की पत्रिका प्रकाशित हुई। प्रति महीने 32 पृष्ठ से के हिसाब से एक वर्ष में सिर्फ 384 पृष्ठ देने के लिए सरस्वती बद्ध वचन है और प्रस्तुत पृष्ठ संख्या और चित्र संख्या की इतनी वृद्धि करके भी उसने अपना वार्षिक मूल्य फिर भी वही 3 रुपए रहने दिया। और यदि सरस्वती के मासिक श्री युद्ध बाबू जो चिंतामणि घोष इतने उत्साहित और इतने उदार आय न होते तो सरस्वती के चित्रों आदि की संख्या में इतनी वृद्धि कभी नहीं होती। तो इस प्रकार जो ये विज्ञप्ति थी, इस विज्ञप्ति बहुत लंबी विज्ञप्ति ये लिखी गई और इस विज्ञप्ति के द्वारा जो सरस्वती पत्रिका ने इतना कुछ अर्जित किया और जो कुछ भी उसने हिंदी भाषा के लिए किया वो सारा का सारा इस विज्ञप्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया और स्थल स्थल पर उस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया कि कितना कार्यभार महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कर्मठता से उसका लिखा मतलब उसको निर्वहित किया गया है। वो
और एक जगह ये बात स्पष्ट भी की गई है कि उपयुक्त विज्ञप्ति से जो रेखांकित अर्थ हैं, उनसे ये स्पष्ट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती को आदर्श पत्रिका के रूप में स्थापित करने के लिए घोर परिश्रम किया। उन्होंने पाठकों के मानसिक विकास के लिए सादे और रंगीन चित्रों से सरस्वती को अलंकृत करने का भी प्रयत्न किया। सरस्वती ने जहां अपने सामान्य पाठकों को विविध विषयों और वार्ताओं का ज्ञान कराया, वहीं रचनात्मक प्रतिभा के धनी व्यक्तियों में प्रेरित तथा उत्साहित भी किया। फलतः देश के अनेक भागों से पंडित और सुलेखक तथा कवि उत्पन्न होते गए और अपनी विविध विषयक सर्वांगीण उन्नत सामग्री और उसकी कलात्मक योजना के बल पर सरस्वती तत्कालीन हिंदी जनता की विद्या बुद्धि की जो है एक रूपरेखा बनती चली गई और इसका सारा श्रेय हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को देते हैं। तो इस प्रकार जो सरस्वती पत्रिका है, उसका स्वरूप, उसका प्रकाशन, उसका संपादन निरंतर उद्देश्यगत रहा और उसके जो आयाम हैं वो निरंतर बदलते रहे। उसके उद्देश्यों में, उसके कार्यों में कहीं भी किसी भी प्रकार की जो कमी है वो कभी नहीं है। तो इस प्रकार सरस्वती पत्रिका ने भाषा के परिष्कार के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा के आधार पर ही भारतीय जनता में भावात्मक एकता स्थापित करके उनमें राष्ट्रीय मुक्ति के लिए संघर्ष करने की शक्ति जो है उसको उत्पन्न किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि द्विवेदी जी का भाषाई आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का एक अंग था। जब तक समाज में व्याप्त धर्म, जाति, वर्ग आदि असमानताओं को नष्ट नहीं किया जाता, तब तक जनता में राजनीतिक चेतना को उभार पाना असंभव। अतः पहले सामाजिक जागरण पर विशेष बल दिया गया। इसमें सरस्वती पत्रिका ने महती भूमिका निभाई और जैसे कि उसकी जो संक्षिप्त विज्ञप्ति दी गई, उसके द्वारा तो पूर्ण ज्ञात होता है कि किस प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने अथक प्रयास के द्वारा सरस्वती के माध्यम से हिंदी भाषा के परिष्कार और उसके परिमार्जन के लिए निरंतर कटिबद्धता का निर्वहन किया। द्विवेदी जी के संपादकत्व में सरस्वती ने कदम कदम पर जनता में राष्ट्रीय चेतना को उभारने का प्रयास किया, जिससे वे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भाग ले सके। उसने यह सिद्ध किया कि विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति किए बिना स्वराज्य की कल्पना असंभव है। यदि हम देखें तो सरस्वती पत्रिका ने इसके अतिरिक्त भी और अन्य जो स्वरूप हैं उनको धारण किया है, लेकिन बहुत सारी विशेषताएं उसमें व्याप्त रही हैं। उन विशेषताओं को जितना कहा जाए वो कम है। तो इस प्रकार ये तो बिल्कुल निश्चित है कि सरस्वती पत्रिका का जो योगदान है वो हिंदी भाषा के लिए अपूर्व रहा है। इसके अतिरिक्त भी हम देखें तो जो सरस्वती पत्रिका है वो समय समय पर प्रकाशित उसमें जो लेख थे, संपादकीय लेख थे, विज्ञप्तियां थी और प्रकाशकीय वक्तव्य थे, उन सबके उपयुक्त जो विवरण है उन सबसे स्पष्ट होता है जो समय समय पर निकले हैं कि सरस्वती संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो उपयोगी सुझाव रहे और साहित्यिक निर्णय रहे तथा जो उनके निरीक्षण रहे, अध्यवसाय प्रयत्न रहे, उनकी सूझबूझ रही, उन सब ने किस प्रकार सरस्वती को एक लोकप्रिय, सुरुचिपूर्ण और उपयोगी मासिक पत्रिका के रूप में प्रस्तुत किया और यह पत्रिका विकसित होकर 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में हिंदी पाठकों के साथ साहित्यिक चहल पहल के निर्माण में कृतकार्य होती है। आरंभ में द्विवेदी जी ने उद्देश्य की जो व्यापक चर्चा की है उसकी परिधि में उन्होंने अपना ठोस पत्रकारिता के कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने का एक जो भरसक प्रयत्न है उसको अभिव्यक्त किया। उन्होंने सामान्य जनों को और उनकी रुचि को क्रमशः एक साहित्यिक स्तर तक विकसित करते हुए पठनीय सामग्री में व्यापक परिवर्तन करते हुए पत्रिका की साज सज्जा, अलंकृति, उसकी विषय वस्तु और उसके आकार प्रकार, उसके जो संपूर्ण चित्रण है, सबको जोड़ते हुए एक कुशल संपादन का कार्य उन्होंने किया और इस प्रकार आकर्षक तथा दर्शनीय बनाया कि थोड़े ही दिनों में ग्राहक संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। इसमें पत्रिका का आर्थिक आधार मजबूत हुआ, साथ ही हिंदी में नए नए विषयों से संबंधित जो रचनाएं थी वो उसमें सम्मिलित होती चली गई
कहीं कोई बाधा नहीं आई। इन प्रयत्नों में उनकी व्यावसायिक बुद्धि के साथ-साथ साहित्यिक लक्ष्यों का भी सामंजस्य इस प्रकार से प्रस्तुत हुआ कि पत्रिका एक मतलब कि एक ऐसे धरातल को प्राप्त करती चली गई जो कि रुचि का धरातल बन गया, जो उसके एक उच्च स्तर का धरातल बन गया और प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी वो जनप्रिय होती चली गई और उसकी रुचि संपन्नता जो है वो निरंतर बढ़ती चली गई। सच तो यह है कि इस पत्रिका के माध्यम से संपादक शिक्षा और रुचि की दृष्टि से जो एक हीन कोटि के सामान्य जन हैं, उनको भी अपने उद्देश्य के अनुसार इसका उन्नयन होने में सफलता मिली। इस दृष्टि से सरस्वती 20वीं शताब्दी की हिंदी भाषा तथा साहित्य की प्रयोगशाला बनी। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि हिंदी गद्य तथा पद्य साहित्य की विविध नूतन विधाओं के संवर्धन तथा नए-नए लेखकों के प्रोत्साहन के साथ हिंदी भाषा के शिष्ट सामान्य रूप के निर्माण तथा संस्कार अनुष्ठान द्वारा उन्होंने इसे गंभीर और साहित्यिक विषयों के अनुरूप नई गति दी तथा उसके आंचलिक व्यक्तिगत और अपरिमार्जित और वैविध्यपूर्ण प्रयोगों को जो है एक अच्छे स्वरूप के साथ व्यवस्थित करते हुए उसको आगे बढ़ाया और उसमें एकरूपता स्थापित की। तो इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने अपने लेखों के कारण और अपने प्राप्त चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपने साहित्यिक विरोधियों तथा प्रतिस्पर्धियों से संघर्ष करते हुए भी वो निरंतर अपने कर्म पथ पर आगे रहे। उन्होंने अपनी आलोचनाओं तथा जो समीक्षाएं थी, पुरातन समीक्षा, उनके द्वारा मूल्य तथा आदर्श स्थापित किए। संघर्षपूर्ण वैचारिक तथा साहित्यिक दशाओं के बावजूद भी उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से एक हिंदी भाषा को एक नई गति, नया स्वरूप, नया आकार प्रकार दिया और द्विवेदी जी ने सरस्वती की 20वीं शताब्दी के हिंदी भाषा तथा साहित्य को एक अभिनव दिशा निर्देश जो है वो प्रदान किया और वो उसका माध्यम बना जो हिंदी को उनके महान तथा ऐतिहासिक योगदान का जो है सूत्रधार बनाता है। तो इस रूप में हम देखते हैं कि जो सरस्वती पत्रिका है वो खड़ी बोली के काव्य पर जो सुधार है और जो भाषा का परिष्करण है उसको लेकर के आगे बढ़ी है और द्विवेदी जी ने इसके माध्यम से हिंदी के लिए बहुत गहन परिश्रम करते हुए सरस्वती के रूप में एक क्रांतिकारी पहल की और ये पहल ही नहीं रही, ये तो कहना चाहिए कि जो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो उन्होंने कर्म किया, वो कर्म इतना अधिक प्रशंसनीय रहा, इतना सुष्ठु रहा कि उसने हिंदी भाषा को एक नवीन रूप प्रदान किया और एक खड़ी बोली आंदोलन जिसे हम कह सकते हैं, उसे स्थापित किया।